5 मंत्रियों को राजकीय आवास आवंटित हुए हैं। गोविंद राम मेघवाल को प्रथम श्रेणी का गांधीनगर में 13 नंबर का आवास आवंटित किया गया है। शकुंतला रावत को प्रथम श्रेणी का गांधीनगर में 18 नंबर का आवास आवंटित किया गया है। मुरारी लाल मीणा को गांधीनगर में प्रथम श्रेणी का 5वें नंबर का आवास आवंटित किया गया है। हालांकि आवास रिक्त होने के बाद ही मुरारी लाल मीणा जा सकेंगे नए आवास में। जाहिदा खान को 14 विवेकानंद मार्ग आवास आवंटित हुआ है। राजेंद्र गुढ़ा को 2 अस्पताल रोड में किया गया है आवास का आवंटन। डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल राजेंद्र शेखावत ने फाइल पर अनुमोदन किया है। तो फाइल पर अनुमोदन हो चुका है और इस अनुमोदन के साथ ही आवास आवंटित हो चुके हैं। 5 मंत्रियों को राजकीय आवास आवंटित हुए हैं। गोविंद राम मेघवाल को प्रथम श्रेणी का गांधीनगर में 13 नंबर का आवास आवंटित हुआ है। शकुंतला रावत को प्रथम श्रेणी का गांधीनगर में 18 नंबर का आवास आवंटित हुआ है। तो वहीं मुरारी लाल मीणा को गांधीनगर में प्रथम श्रेणी का 5वें नंबर का आवास आवंटित हुआ है। हालांकि आवास रिक्त होने के बाद ही मुरारी लाल मीणा नए आवास में शिफ्ट हो सकेंगे। तो वहीं जाहिदा खान को 14 नंबर का विवेकानंद मार्ग पर आवास आवंटित हुआ है। राजेंद्र गुढ़ा को 2 नंबर का अस्पताल रोड में आवास आवंटित हुआ है। डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल राजेंद्र शेखावत ने फाइल पर अनुमोदन किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से तो टीएमसी बंगाल के बाहर अपना दायरा बढ़ा रही है। ममता और केजरीवाल दोनों का विजन भी एक जैसा ही है, लेकिन गोवा में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी चुनाव, जबकि दोनों पार्टियों के नेताओं में भी जबरदस्त सद्भाव है। दीदी समय समय पर हर मसले पर केजरीवाल का समर्थन करती रही है। बंगाल के बाहर दूसरे राज्यों में ममता अन्य पार्टियों से तालमेल कर रही है। बहरहाल आप और टीएमसी दोनों बाहर से जाकर गोवा में अपने पैर जमाना चाहती है और बिना मजबूत आधार या तालमेल के विजय का रास्ता आसान नहीं है। ये तो तय है कि जब तक तालमेल नहीं होगा, कोई मजबूत आधार नहीं होगा, तब तक गोवा में जीत पाना बहुत मुश्किल है। पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और टीएमसी अन्य राज्यों में पैर पसार रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है, तो यही कहा जा रहा है कि आप दिल्ली से तो टीएमसी बंगाल के बाहर अपना दायरा बढ़ा रही है। ममता और केजरीवाल दोनों का विजन भी एक जैसा ही है, लेकिन गोवा में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी, जबकि दोनों पार्टियों के नेताओं में भी जबरदस्त सद्भाव देखने को मिलता है। दीदी समय समय पर हर मसले पर केजरीवाल का समर्थन करती रही है, उनकी बात को सपोर्ट वो करती रही हैं। तो वहीं बंगाल के बाहर दूसरे राज्यों में ममता अन्य पार्टियों से तालमेल भी कर रही है। बहरहाल आप और टीएमसी दोनों बाहर से जाकर गोवा में पैर जमाना चाहती हैं और बिना मजबूत आधार या तालमेल के विजय का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर पवार और ममता में कौन सी खिचड़ी पक रही है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, फ्रंट फुट पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे पवार और ममता में स्ट्रेटजी बन रही है। पवार कोलकाता गए तो दीदी मुलाकात के लिए आई थी मुंबई। पवार के सपोर्ट बिना दीदी कांग्रेस यूपीए पर नहीं कर सकती थी हमला। शायद कांग्रेस नेता पहले से जानते थे, इसीलिए एनसीपी से तालमेल पर बात नहीं की। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव के दौरान शरद पवार खुलकर आ सकते हैं सामने और पर्दे के पीछे से पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए दीदी को रास्ता दिखाया है। किस तरीके से कांग्रेस को कमजोर किया जाए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि पवार ने दीदी को रास्ता दिखाया है और यही वजह है कि एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि आखिर पवार और ममता में खिचड़ी क्या पक रही है। तो जानकार सूत्रों ने इसको लेकर भी संकेत दिए और कहा है कि फ्रंट फुट पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे पवार और ममता में स्ट्रेटजी बन रही है। पवार कोलकाता गए तो दीदी मुलाकात के लिए मुंबई आई थी। पवार के सपोर्ट के बिना दीदी कांग्रेस यूपीए पर हमला नहीं कर सकती थी, यानी यही कहा जा रहा है कि पीछे से पवार का सपोर्ट था, इसी वजह से दीदी कांग्रेस और यूपीए पर हमला कर पाई और शायद कांग्रेस नेता पहले से ये बात जानते भी थे, इसीलिए एनसीपी से तालमेल पर बात नहीं की। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव के दौरान शरद पवार खुलकर सामने आ सकते हैं और पर्दे के पीछे से पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए दीदी को रास्ता भी दिखाया है। क्या भाजपा का दलित सीएम चुनावी जुमला है? पंजाब में सरकार आने पर दलित बनाने का
किया था ऐलान, यानी कि पंजाब में सरकार आने पर दलित सीएम बनाने का ऐलान किया था। लेकिन कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस भाजपा में हुआ है तालमेल। कैप्टन की पार्टी भाजपा से ज्यादा सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव। इसका मतलब भाजपा कैप्टन सरकार बनाने की स्थिति में कैप्टन होंगे सीएम। ऐसी सिचुएशन में भाजपा को पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने का अपना दावा वापस लेना होगा। कांग्रेस के बाद अकाली दल आपने भी सत्ता आने पर दलित सीएम का दाव फेंका और कैप्टन के साथ तालमेल करने पर भाजपा को करना होगा रणनीतिक बदलाव। अगर कैप्टन के साथ भाजपा का तालमेल बैठता है और जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा से ज्यादा कैप्टन अपनी सरकार के प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, तो ये तो तय है कि सीएम फेस कैप्टन ही रहने वाले हैं। तो जो भाजपा ने कहा था कि वो अगर सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो दलित सीएम पंजाब में बनाएगी, तो क्या एक झूठा वादा था? ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में सरकार आने पर दलित सीएम बनाने का ऐलान भाजपा की तरफ से किया गया था। लेकिन कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस भाजपा में तालमेल हुआ है और कैप्टन की पार्टी भाजपा से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेगी। तो पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब भाजपा कैप्टन सरकार बनाने की सिचुएशन में कैप्टन ही सीएम फेस होंगे, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में भाजपा को पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने का अपना दावा वापस लेना होगा। कांग्रेस के बाद अकाली दल आपने भी सत्ता आने पर दलित सीएम का दाव फेंका और कैप्टन के साथ तालमेल करने पर भाजपा को रणनीतिक बदलाव करना होगा। पंजाब में चुनाव की तैयारियां तेज। कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव समिति का गठन किया है। प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिद्धू को बनाया कमेटी का चेयरमैन। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया समिति का सदस्य। अंबिका सोनी को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील जाखड़ को सौंपी गई है प्रचार समिति की कमान। तो सुनील जाखड़ को प्रचार समिति की कमान सौंपी गई है। तमाम अहम जिम्मेदारियां तमाम बड़े चेहरों को दी गई है और इन जिम्मेदारियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो पंजाब में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव समिति का गठन किया। प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है कमेटी का चेयरमैन। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को समिति का सदस्य बनाया गया है। अंबिका सोनी को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील जाखड़ को सौंपी गई है प्रचार समिति की कमान। बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा 2022 में अकाली दल के साथ चुनाव लड़ेंगे। अकाली दल पंजाब की आवाज बनकर खड़ा है। पंजाब में अकाली दल की सरकार बने, ये चाहती हूँ। अकाली दल खूब फले फूले और आगे बढ़े। पंजाब में कांग्रेस का होगा सफाया। सुखबीर के नेतृत्व में सरकार बने, ये वो चाहती हैं। तो सुखबीर के नेतृत्व में सरकार बने, ये चाहती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, क्योंकि हाल ही में उनका बयान सामने आया और उस बयान के जरिए उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में अकाली दल के साथ वो चुनाव लड़ेंगी। अकाली दल पंजाब की आवाज़ बनकर खड़ा है। पंजाब में अकाली दल की सरकार बने, वो ये चाहती हैं। अकाली दल खूब फले फूले और आगे बढ़ें। पंजाब में कांग्रेस का सफाया होगा। सुखबीर के नेतृत्व वाली सरकार बने। गुलाबी नगर की आभा में जल्द जुड़ेगा एक और आकर्षण। जयपुर दुनिया का एकमात्र शहर जिसमें 3 तरह की वाइल्ड लाइफ सफारी, नाहरगढ़ में लॉयन सफारी, कुंडा में हाथी सफारी और झालाना में लेपर्ड सफारी। अब गलता क्षेत्र के आमागढ़ में लेपर्ड सफारी शुरू करने की तैयारी है। वन विभाग ने आमागढ़ में पूर्ण किया है 4 सफारी ट्रैक्स के निर्माण का कार्य। पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे ले चुके हैं आमागढ़ में विकास कार्यों का जायजा। आमागढ़ क्षेत्र में करीब 15 लेपर्ड का है मूवमेंट। सरकार की 3 वर्ष पूर्ण होने पर की जा सकती है सफारी की शुरुआत। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर अपने आप में है, क्योंकि लगातार ये कोशिश और कवायद है कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ में नए बदलाव किए जाए और आकर्षण की दृष्टि से ये वाइल्ड लाइफ गुलाबी नगरी की आभा में कुछ और पहलुओं को जोड़े। तो गुलाबी नगर की आभा में जल्द जुड़ेगा एक और आकर्षण। जयपुर दुनिया का एकमात्र शहर जिसमें 3 तरह की वाइल्ड लाइफ सफारी, नाहरगढ़ में लॉयन सफारी, कुंडा में हाथी सफारी और झालाना लेपर्ड सफारी। अब गलता क्षेत्र के आमागढ़ में लेपर्ड सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
वन विभाग ने आमागढ़ में पूर्ण किया है 4 सफारी ट्रैक्स के निर्माण का कार्य। पीसीसीएफ हॉप डॉक्टर डीएन पांडे ले चुके हैं आमागढ़ में विकास कार्यों का जायजा। आमागढ़ क्षेत्र में करीब 15 लेपर्ड का मूवमेंट है। सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर की जा सकती है सफारी की शुरुआत। तो सरकार की 3 वर्ष पूर्ण होने पर सफारी की शुरुआत की जा सकती है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण फैसला निकलकर सामने आएगा। अब बात बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, क्या भाजपा यूपी में ब्राह्मणों को कर लेगी मैनेज? चुनाव पूर्व ब्राह्मणों की नाराजगी कैसे दूर होगी? यूपी में पूर्वांचल की 156 सीटों पर ब्राह्मणों का प्रभाव है। इस क्षेत्र में अब की बार भाजपा से आगे निकली है सपा। प्रभावशाली ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी, राकेश पांडे ने थामा सपा का दामन। वैसे भी यूपी में भाजपा के लिए अखिलेश ही है सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन अखिलेश ने अभी तक चुनाव कैंपेन में नहीं रखी अपनी सेंट्रल थीम, और बिना विजन क्लियर किए भाजपा को चुनौती देना नहीं है आसान। तो बिना विजन क्लियर किए भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं है, पर जिस तरीके से लगातार कोशिशें भाजपा की तरफ से की जा रही है, तो सवाल यही उठ रहा है, क्या भाजपा यूपी में ब्राह्मणों को मैनेज कर लेगी? चुनाव पूर्व ब्राह्मणों की नाराजगी कैसे दूर होगी? यूपी में पूर्वांचल की 156 सीटों पर ब्राह्मणों का प्रभाव है। इस क्षेत्र में अब की बार भाजपा से आगे निकली है सपा। प्रभावशाली ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी, राकेश पांडे ने सपा का दामन थामा है। वैसे भी यूपी में भाजपा के लिए अखिलेश ही है सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन अखिलेश ने अभी तक चुनाव कैंपेन में नहीं रखी अपनी सेंट्रल थीम, और बिना विजन क्लियर के भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा। प्रदेश में कोरोना की फिर मौत रूपी दस्तक। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत, 27 नए पॉजिटिव केस। चूरू और राजसमंद में एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। सर्वाधिक 8 केस अकेले हनुमानगढ़ में सामने आए हैं। बीकानेर में 7, चूरू में 1, श्रीगंगानगर जिले में 2, जयपुर में 7 व उदयपुर में 2 नए पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए हैं। इस दरमियान 28 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में मौतों का ग्राफ पहुंचा है 8,958। पॉजिटिव मरीज 9,55,103 तक पहुंच गए हैं। राजस्थान में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 259 है। तो राजस्थान में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 259 पहुंच गई है। पर जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आ रही है, कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी राजस्थान में कोरोना से सामने आया है। तो अब यही लग रहा है कि प्रदेश में कोरोना की फिर मौत रूपी दस्तक तो ये नहीं है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। 27 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। चूरू और राजसमंद में एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। सर्वाधिक 8 केस अकेले हनुमानगढ़ से सामने आए हैं। बीकानेर में 7, चूरू में 1, श्रीगंगानगर जिले में 2, जयपुर में 7 व उदयपुर में 2 नए पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए हैं। इस दरमियान 28 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। प्रदेश में मौतों का ग्राफ 8,958 पहुंचा है। तो वहीं पॉजिटिव मरीज 9,55,103 पाए गए हैं। राजस्थान में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 259 हो गई। क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या रोहित, विराट एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं? विराट ने वनडे से नाम लिया वापस और रोहित नहीं खेलेंगे टेस्ट। विराट कोहली की बीसीसीआई से नाराजगी की खबरें हैं। वनडे की कप्तानी से जिस तरह हटाया उससे विराट नाखुश हैं। नाराजगी के चलते अभी तक अभ्यास सत्र में नहीं लिया है हिस्सा। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं खेलने का फैसला लिया है। निजी कारणों का हवाला देकर वनडे सीरीज से नाम वापस लिया है। सिर्फ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए अफ्रीका जाएंगे विराट को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर वनडे की कप्तानी से हटाया था बीसीसीआई ने, और वनडे की कप्तानी सौंपी गई थी रोहित शर्मा को। दूसरी ओर चोट के कारण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे रोहित। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल, और इस सवाल के साथ ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी रोक। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इसके विकल्प तलाशने के निर्देश दिए थे। पर्यावरण के लिहाज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक जरूरी है। प्रदेश में पहले ही कई प्लास्टिक उत्पाद प्रतिबंधित किए गए हैं। इसके तहत सभी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण निषिद्ध होगा। इन वस्तुओं के आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग भी निषिद्ध होगा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर तैयार किया जा रहा है ड्राफ्ट।
तो बेहद महत्वपूर्ण ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसके जरिए कोशिश और कवायद यही रहेगी कि प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जाए और उसके लिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक का। बिना विजन राष्ट्रीय नेता बनना दूर की कौड़ी, दीदी की राष्ट्रीय नेता बनने की महत्वाकांक्षा केवल सपना, अन्य पार्टियों के नेताओं को तोड़ने की रणनीति न पड़ जाए उल्टी, क्योंकि अन्य पार्टियों के नेताओं को टीएमसी में लाने का मकसद क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी बात, ममता ने देश के लिए अभी तक कोई सोच पेश नहीं किया है, फिर भी किस आधार पर विपक्षी दल उनके नेतृत्व को स्वीकार कर उनके अधीन होंगे संगठित, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल। तो वहीं राष्ट्रीय नेता बनने के लिए दूरदृष्टि वाली सोच और एक विजन होना बेहद जरूरी है। वैसे पहले भी देश ने एक राष्ट्रीय नेता को सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन दीदी ने अभी तक न देश के बारे में और न बंगाल के बारे में कोई विजन अपना रखा है। तो दीदी ने अभी तक देश के बारे में और बंगाल के बारे में कोई विजन अपनी ओर से नहीं रखा है। फिर ऐसे में वो कैसे एक बड़े नेता के तौर पर आगे आएंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि बिना विजन राष्ट्रीय नेता कैसे बनेंगे।